नमस्कार साथियों, हिंदी मंथन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कुछ भी खर्च नहीं होता है और इससे कुछ फ़ायदा ही है आपको। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को यदि आप देखना चाहेंगे और इस पर बेल आइकन को अगर आप प्रेस करेंगे तो जब भी आप कोई भी नया वीडियो आएगा तो आपके पास तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जिससे आप उसे देख पाएंगे। तो साथियों, पिछले वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ कौन कौन सी थीं। इसमें हमने वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, उसके समय को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को। तो आइए शुरू करें अपने आज के कक्षा को और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आज लिखा है कि मध्यकालीन आर्य भाषा को हिंदी भाषा में अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पाली, जिसका समय हमारा रहा 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक के समय को पाली भाषा में माना जाता है। पाली भाषा का समय था ये, लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 500 ईस्वी पूर्व की बात की गई है, यहाँ पर ईस्वी की बात नहीं है, क्योंकि ईस्वी में और ईसा पूर्व में बहुत अंतर है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि पाली का समय हमारा आता है 500 ईसा पूर्व से और 1 ईस्वी तक, और प्राकृत का हमारा समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब हम पाली के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि पाली को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है और पाली भारत की प्रथम देश भाषा है तथा ये हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक बोली है। पाली का शाब्दिक अर्थ है पवित्र। इसको बौद्ध त्रिपिटक की एक भाषा के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ से एक तथ्य निकल कर आता है कि बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, तो पाली ही बौद्ध धर्म की भाषा थी और बौद्ध धर्म में ही त्रिपिटक आते हैं। और इन त्रिपिटकों की संख्या है 3, और ये कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। आगे है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से सम्राट अशोक के पुत्र कुमार महेंद्र त्रिपिटकों के साथ लंका गए। वहाँ लंका नरेश वट्टगामनी के संरक्षण में थेरवाद का त्रिपिटक यानी कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह लिपिबद्ध हुआ। आगे हम पढ़ते हैं अब सुत्त पिटक के बारे में कि सुत्त पिटक क्या है। तो सुत्त पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, अर्थात जो भगवान बुद्ध ने साधारण जनता के लिए साधारण ढंग से बातचीत के ढंग में जो उपदेश दिए थे वही हमारे सुत्त पिटक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगला तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सुत्त पिटक के अंतर्गत 5 निकाय आते हैं। ये निकाय हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो पहला निकाय है दीर्घ निकाय, दूसरा है कज्जिम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगतुर निकाय और 5वां खुद्दक निकाय। अब अगला तथ्य है कि खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ हैं। कभी ये भी पूछा जा सकता है कि खुद्दक निकाय में कितने ग्रंथ हैं, तो हमें पता चल चुका है कि खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ आते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपने विनय पिटक को। तो विनय पिटक क्या है? तो विनय पिटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी थी। और इसमें विनय पिटक में क्या है? 5 ग्रंथ भी आते हैं। इसमें के 5 ग्रंथ जो कौन से हैं? पहला है महावग्ग, चुल्लवग्ग, पाचित्य, पारिजिक और परिवार। विनय पिटक के अंतर्गत ये 5 ग्रंथ हैं, इनको भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। और अगला है हमारा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में क्या है कि अभिधम पिटक में चित्त चैतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है और सुत्त पिटक के उपदिष्ट सिद्धांतों के आधार पर ही अभिधम पिटक का विकास हुआ है।
अब हमें ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अभिधम पिटक का विकास किससे हुआ है, तो सुत्त पिटक के उपदिष्ट सिद्धांतों के आधार पर, सुत्त पिटक के उपदिष्ट सिद्धांतों के आधार पर ही अभिधम पिटक का विकास हुआ है। और इस अभिधम पिटक में 7 ग्रंथ आते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, चौथा है पुग्गल, 5वां है पच्चति कथा बत्थु। ये पच्चति कथा बत्थु एक में ही है, थोड़ा सा गलत हो गया था इसीलिए ये कुछ गंदा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन आपको ये समझ जाना है कि जो हम बोल रहे हैं उसका आपको ध्यान रखना है कि 5वां कौन सा है, पच्चति कथा बत्थु। 6ठे में आता है यमक और 7वें में आता है पट्टान। तो ये हमारे 7 ग्रंथ किस में आते हैं, अभिधम पिटक के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं कि पाली में त्रिपिटकों के अतिरिक्त, पाली में त्रिपिटक तो ये आते हैं, लेकिन इनके अलावा भी अष्टकथा साहित्य, मिलिंदपन्हो, दीपवंश, महावंश आदि ग्रंथ भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि केवल ये त्रिपिटक ही नहीं आते हैं, इसमें अन्य ग्रंथ भी शामिल हैं। इन ग्रंथों के अनुशीलन से पता चलता है कि इन ग्रंथों का प्रसार न केवल उत्तरी भारत में था, अपितु वर्मा, श्रीलंका, तिब्बत, चीन आदि देशों तक था। अब आगे का है कि अष्टकथा साहित्य के प्रणेता, अब जो ऊपर हमने पढ़ा अष्टकथा साहित्य, तो इसके प्रणेता कौन थे, अर्थात इसके रचयिता कौन थे, तो आचार्य बुद्ध घोष बताए जाते हैं, जिनका समय ईसा की 5वीं शताब्दी था। और ये बुद्ध घोष द्वारा कृत क्या है, बुद्ध घोष कृत विशुद्धि मार्ग बौद्ध सिद्धांत का कोश कहा जाता है। जो बुद्ध घोष थे, इनके आचार्य बुद्ध घोष ने एक ग्रंथ लिखा था विशुद्धि मार्ग, जो कि बौद्ध सिद्धांतों का कोश कहा जाता है। अब बात करते हैं पाली भाषा के व्याकरण ग्रंथों की। तो पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं। कौन कौन से? कच्चायन व्याकरण, मोगलायन व्याकरण और सद्नीति। कच्चायन व्याकरण को कच्चायन ग्रंथ या सुसंधि कप भी कहा जाता है, और इसके रचयिता भी आचार्य कच्चायन ही थे। तो कच्चायन व्याकरण जो है आचार्य कच्चायन के नाम पर भी रखा गया था, और इन्होंने ही इस व्याकरण ग्रंथ को लिखा था। तो इसे क्या कहते हैं, कच्चायन ग्रंथ को सुसंधि कप भी कहा जाता है। एक नया तथ्य हमें मिला कि ऋषि कच्चायन द्वारा लिखा हुआ जो कच्चायन ग्रंथ है, इसे सुसंधि कप भी कहा जाता है। अब मोगलायन व्याकरण, इसके रचयिता मोगलायन है, इन्होंने ही इस पर वृत्ति और पंजिका लिखी है। यह पाली का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण ग्रंथ है, जिसमें 817 सूत्र हैं। तो कई तथ्य हमारे सामने आए कि मोगलायन व्याकरण के रचयिता तो मोगलायन ही हैं, और इन्होंने इस पर वृत्ति और पंजिका लिखी है, और इसमें 817 सूत्र हैं। कभी ये भी पूछा जा सकता है कि मोगलायन व्याकरण में कितने सूत्र हैं, तो हमें पता चल चुका है कि इसमें 817 सूत्र हैं। अब सद्नीति व्याकरण के रचयिता बर्मी भिक्षु अग्गवंश थे। सद्नीति व्याकरण के रचयिता कौन थे? बर्मी भिक्षु अग्गवंश थे। इन्हें क्या है, अग्ग पंडित तृतीय भी कहलाते थे। ये क्या कहते थे इन्हें? अग्ग पंडित तृतीय भी कहलाते थे। सद्नीति व्याकरण 3 पदमाला, 27 अध्याय और 1391 सूत्रों में निविद्ध है। इसमें 3 पदमाला हैं, 27 अध्याय हैं और 1391 सूत्र हैं। अब हम पाली में जो वर्णों का वर्गीकरण था उसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें जो स्वरों की संख्या थी कुल 10 थे। पाली में स्वरों की संख्या थी कुल 10, जिसमें ह्रस्व स्वर कौन से थे? आ, ई, उ, ए, ओ। और दीर्घ स्वर कौन से थे? आ, ई, उ, ए, ओ। और व्यंजन जो थे हमारे वो कुछ जो हमारी हिंदी में इस समय है कुछ इसी तरह से थे, जैसे कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। जैसे इस समय हमारे का वर्ग में का, खा, गा, घड़ा है, उस समय भी पाली भाषा में व्यंजनों का वर्गीकरण लगभग वैसा ही था। बस यहाँ पर कुछ हमें परिवर्तन दिखाई देता है, तो वो किस में? कि सा में। जो हमारा पाली भाषा में था
वो केवल एक ये वाला सा ही उस समय प्रयोग किया जाता था। श और स ये दोनों प्रयोग हमारे नहीं किए जाते थे। तो बहुत कुछ हमारा जो है हिंदी से पाली का जो है वर्णों का वर्गीकरण है वो बहुत कुछ मेल खाता हुआ है। अब हम आते हैं पाली भाषा की विशेषताओं पर। तो पाली भाषा की हमारी जो विशेषताएं थी वे कौन कौन सी थी, हम देखते हैं कि इसमें 10 स्वर थे। किसमें? पाली भाषा में 10 स्वर थे, 3 लिंग, 3 वाच्य और 2 वचन का प्रयोग इसमें मिलता था। 2 वचनों का प्रयोग होता था और इसमें द्विवचन नहीं था। जैसे कि हमने संस्कृत में पढ़ा था कि इसमें 3 वचन थे, लेकिन पाली में आते आते 2 वचन रह गए, द्विवचन इसमें समाप्त हो गया। अब अगली विशेषता है कि पाली से ही द्वितीयकरण का प्रारंभ हुआ। अब ये द्वितीयकरण क्या है? जैसे कि उदाहरण के लिए हमने लिखा है, देखिए कि कम लिखा हुआ है, बेटा लिखा हुआ है, मज्ज लिखा हुआ है, अर्थात वर्णों का 2 बार आना, एक वर्ण का ही 2 बार आना, यही द्वितीयकरण होता है। और इसका जो प्रारंभ है वो पाली भाषा से ही हुआ। अगली विशेषता है इसकी कि पाली जो है वो हलंत रहित भाषा थी। इसमें 6 कारक, 8 लकार और 8 गण मिलते हैं और इसमें अंग जो है वो स्वतंत्र ध्वनि थी, जिसे पाली व्याकरण में निगहित नाम से अभिहित किया गया। पाली में जो अंग है इसे निगहित नाम हम दिया गया था उस समय। अब अगली विशेषता क्या कहती है कि टर्नर के अनुसार पाली में वैदिकी की भांति संगीतात्मकता एवं बलात्मक स्वराघात भी मिलते हैं। तो जैसे ये बलाघात हमारे वैदिक संस्कृत में मिलते हैं, वैसे ही पाली भाषा में भी मिलते हैं। अब है कि पाली ब्राह्मी परिवार की लिपियों में लिखी जाती है। पाली साहित्य मुख्यतः बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, किंतु इसका कोई भाग बुद्ध के जीवन काल में व्यवस्थित या लिखित रूप धारण कर चुका था, यह कहना कठिन है। तो ये तथ्य हमारे बहुत ही काम का है कि जो भगवान बुद्ध थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, तो वो क्या है, पाली का जो साहित्य है वो भगवान बुद्ध के उपदेशों का ही संग्रह है, लेकिन उनके जीवन काल में इस तरह का कोई भी ग्रंथ की रचना नहीं हुई। अब अगला तथ्य देते हैं कि 5वीं शताब्दी में आचार्य बुद्ध घोष ने अष्ट कथाओं की रचना की। वाद में दीपवंश और महावंश ग्रंथ रचे गए, जिनमें प्राचीन सिंघल का इतिहास वर्णित है। अब ये सिंघल क्या है? जिसे हम कहते हैं श्रीलंका। तो ये तथ्य हमारे बहुत काम का कि नया तथ्य मिला है कि इसमें जो है दीपवंश और महावंश जो ग्रंथ लिखे गए थे वो किसके इतिहास में वर्णित है? तो उसमें श्रीलंका का इतिहास वर्णित है। और आगे की विशेषता क्या है इसकी कि पाली में वैदिक संस्कृत की 5 स्वर और ध्वनियाँ लुप्त हो गई थी। ये कौन कौन सी थी? रिर, रिर, लिर, ए और ओ। ये जो हमारी हैं ये 5 ध्वनियाँ जो हैं वो जो वैदिक संस्कृत की थी वो यहाँ पर लुप्त हो गई। और इसमें पाली संस्कृत में 2 व्यंजन ल और हा भी मिलते हैं। तो इस तरह साथियों हमने अपने पाली भाषा को पूरा अच्छे तरह से समझ लिया, इसकी विशेषताओं को, इसमें वर्गीकरण वर्णों का और सब कुछ इसके बारे में जान लिया। अब हम पढ़ते हैं अपनी प्राकृत भाषा को। इसे द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं और इसका समय रहा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। आइए पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है कि 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा का समय माना गया। इसे द्वितीय प्राकृत भी कहा गया। यह प्राचीनतम प्रचलित जनभाषा है। प्राकृत का निर्माण प्राक शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है पहले की बनी हुई, अर्थात जो भाषा मूल से चली आ रही है उसका नाम ही प्राकृत है। तो इस तरह हमने प्राकृत का अर्थ समझ लिया। अब आगे देखते हैं क्या है कि हेमचंद्र, मार्कंडेय, वासुदेव, लक्ष्मीधर, देवमणि आदि विद्वानों का मत है कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। तो कुछ विद्वानों ने यह भी माना कि इसकी जो उत्पत्ति है प्राकृत की वो सीधे संस्कृत से हुई है, लेकिन वैसे तो हमने ये देखा कि अभी पाली के बाद ही प्राकृत आई।
लेकिन ये कुछ विद्वान हैं जो कि ये मानते हैं कि पाली भाषा की उत्पत्ति के बाद प्राकृत नहीं आई, अपितु ये संस्कृत से सीधी उत्पत्ति हुई इसकी। अब आता है कि द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में विचार किया था। क्या कहा गया है कि प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में विचार किया, जिसमें इन्होंने प्राकृत को दो भागों में बांटा और इनका वर्गीकरण, जो हमने भरत मुनि का वर्गीकरण है उसको हमने लिखा है कि क्या है कि आचार्य भरत मुनि, जिनका समय है 2री शताब्दी, उन्होंने जो वर्गीकरण किया था वो कुछ इस प्रकार का था। इन्होंने जो 2 भागों में बांटा वो कौन सा, मुख्य प्राकृत और गौड़ प्राकृत। अब मुख्य प्राकृत में कौन सी आती हैं, मागधी, अवंती, प्राच्या, शूरसेनी, अर्धमागधी और दक्षिणात्य। और गौड़ प्राकृत के अंतर्गत कौन सी आती हैं, आभीरी, चांडाली और बनचेरी। ये भरत मुनि के अनुसार इसका जो है प्राकृत का वर्गीकरण है। इन्होंने मुख्य रूप से 2 भागों में प्राकृत को बांटा, मुख्य प्राकृत, गौड़ प्राकृत। और मुख्य प्राकृत के अंतर्गत इन भाषाओं को शामिल किया और गौड़ के अंतर्गत इनको शामिल किया। अगला तथ्य देखते हैं कि प्राकृत व्याकरणों में मुख्य नाम वररुचि जिनका समय है 7वीं शताब्दी आता है, और इनके व्याकरण का नाम है प्राकृत प्रकाश। इसमें 12 परिच्छेद हैं। आचार्य वररुचि ने प्राकृत प्रकाश में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं। अब ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि मुख्य नाम किसका है, वररुचि का है। आचार्य वररुचि का समय था 7वीं शताब्दी और इनके ग्रंथ का नाम है प्राकृत प्रकाश, जिसमें 12 परिच्छेद हैं। और इन्होंने प्राकृत प्रकाश में प्राकृत के 4 भेद बताए। कौन से, महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शौरसेनी। इस तरह आचार्य वररुचि ने प्राकृत के कितने भेद माने, 4 भेद, महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शौरसेनी। आगे देखते हैं कि हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। आचार्य हेमचंद्र जो थे उनको प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इनके ग्रंथ का नाम है प्राकृत व्याकरण। हेमचंद्र के जो ग्रंथ है उसका नाम था प्राकृत व्याकरण। इसमें इन्होंने प्राकृत भाषा के 3 और भेदों की चर्चा की है। जो पहले से भेद तो थे ही, तो इन्होंने, जो आचार्य हेमचंद्र थे, इन्होंने 3 और भेद बता दिए इसके। वो कौन से हैं, आर्षी या अर्धमागधी। अब अर्धमागधी को ही आर्षी कहा जाता है। दूसरा है चूलिका पैशाची और तीसरा है अपभ्रंश। तो हेमचंद्र ने जो वर्गीकरण किया उसमें इन्होंने प्राकृत भाषा के 3 और भेदों की चर्चा की है। इन भेदों को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि आज हेमचंद्र ने जो प्राकृत के 3 भेद बताए वो कौन से हैं। तो पहला है आर्षी या अर्धमागधी, दूसरा चूलिका पैशाची और तीसरा अपभ्रंश। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि चूलिका पैशाची जो कि हेमचंद्र ने दिया था उसको ही आचार्य दंडी ने भूत भाषा कहा है। ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार की परीक्षाओं में आया है। ये पूछ सकता है कि भूत भाषा का नाम किस भाषा को दिया गया, या चूलिका पैशाची को आचार्य दंडी ने क्या नाम दिया। तो ये सब चीज़ें इसमें आ सकती हैं। अब हम पढ़ते हैं प्राकृत की मुख्य विशेषताओं को। तो प्राकृत की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। तो इसमें भी 10 स्वर होते थे। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि हमारी पाली में 10 स्वर थे, तो प्राकृत में भी 10 स्वर होते हैं। और क्या है कि संस्कृत के ऋ, लिर, ए और औ, ऋ, लिर, ए और औ का यहाँ अभाव है। अगला है कि विसर्ग यहाँ नहीं पाया जाता, अर्थात प्राकृत में जो है विसर्ग नहीं मिलता है। और का से लेकर मा तक सभी स्पर्श व्यंजन भी मिलते हैं। तीनों सा के स्थान पर केवल एक सा का ही प्रयोग होता है, जैसा कि हमारे पाली में हुआ था। पाली में भी तीनों सा के स्थान पर केवल एक सा का ही प्रयोग हुआ और यहाँ प्राकृत में भी हुआ। और द्वित्व व्यंजन से पूर्व का दीर्घ स्वर ह्रस्व कर दिया गया। अब यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है कि जो द्वितीकरण का प्रारंभ पाली में हुआ था वो यहाँ प्राकृत में आकर वो समाप्त हो जाता है।
और क्या है कि व्याकरण की दृष्टि से संज्ञाओं का तथा क्रियाओं के रूपों में द्विवचन नहीं पाया जाता, तो यहाँ पर भी द्विवचन नहीं मिलता है। या के स्थान पर जा का प्रयोग होने लगा। जो पाली में हमारा या होता था वो प्राकृत में आकर जा बन गया। जैसे कि उदाहरण से आप अच्छे से स्पष्ट हो सकता है कि देखिए यश जो शब्द है हमारा यश, इसको प्राकृत में क्या बन गया, ये जश बन गया। तो इस तरह से या का हम जो या था उसका प्राकृत में जा हो गया। अगली विशेषता है कि विसर्ग युक्त अकारांत ओकारांत हो गया। विसर्ग युक्त अकारांत जो था वो ओकारांत हो गया। देखिए कैसे, जैसे कि वीरा शब्द है, आ है, अकारांत शब्द वे हुए जिनका समापन जो है वो आ से हो, जो आ पर आकर समाप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ गया वीरा, आया, तो इसका वीरा का क्या हो गया, वीरो, ओ हमने लगा दिया, आ की जगह इसका क्या कर दिया, ओ कर दिया। तो प्राकृत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी कि अकारांत का ओकारांत हो गया। इसी तरह से देवा लिखा हुआ है तो देवा का क्या हो गया, देवो हो गया। और फिर अगली बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता इसकी आती है कि क्षतिपूरक दीर्घीकरण का प्राकृत से ही आरंभ हुआ। क्षतिपूरक दीर्घीकरण मतलब है कि जैसे हमने जो अभी पढ़ा था कि उसमें पाली भाषा में द्वितीयकरण का प्रारंभ हुआ, तो उसमें हमने देखा कि एक वर्ण को दो बार लिखा गया था, एक आधा वर्ण और एक पूरा वर्ण। तो उस आधे वर्ण को हमने क्या किया, उसका दीर्घ कर दिया। जो आधा वर्ण था उसका हमने दीर्घ वर्ण कर दिया। तो इससे ये हमारी प्राकृत की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता निकलकर सामने आती है। तो साथियों, हमने आज यहाँ पर अपने पाली और प्राकृत को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और अब हमारी बचती है यहाँ पर अपभ्रंश, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो अपभ्रंश भाषा को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आप पूरी वीडियो को देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है कि किस भाषा में क्या विशेषताएं थी, इसकी क्या और क्या क्या इसमें परिवर्तन हुए, किस भाषा से किस में आकर क्या परिवर्तन हो गया। तो साथियों, इसी तरह से आप पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें उसे पूरी देखनी बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही बेज्ञान की श्रृंखला में आता है। कि अगर आप किसी भी ज्ञान को आधा प्राप्त करते हैं तो उसका हमें कोई मतलब ही नहीं बचता है। तो साथियों, ऐसे ही देखते रहें, बस पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और हमसे जितना भी हमारी सहायता हो सकती है हम आपको करेंगे कि आपके समय की बचत हो और आप अधिक से अधिक अपना पढ़ाई का काम करते रहें और जल्दी से जल्दी आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। तो साथियों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।